India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मौत की सजा पाए दोषियों के लिए दर्द रहित मौत की मांग पर सुनवाई के दौरान सीजीआई ने विशेषज्ञ समिति बनाने की बात की। मौत की सजा के आधुनिक तरीके और विकल्प पर मांगी जानकारी। विभिन्न राज्यों में बार बार इंटरनेट शटडाउन को चुनौती देने वाली याचिका पर 3 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, यह है अखिल भारतीय मामला। गैर लाइसेंसी हथियारों पर सुप्रीम कोर्ट ने किया सख्त रोक अख्तियार। कहा, हथियार रखना बुनियादी हक नहीं। राज्य बताएं कि कितने केस हुए दर्ज, समस्या से निपटने के लिए क्या पहल की गई। कथित आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत का सीबीआई ने किया विरोध। कहा, सबूतों से सिसोदिया कर सकते हैं छेड़छाड़। अगली सुनवाई 25 मार्च को। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट में मौत की सजा के दोषियों के लिए दर्द रहित मृत्यु की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जनहित याचिका में फांसी की बजाय गोली मारने, इंजेक्शन लगाने या करंट लगाने का सुझाव दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से डेटा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि फांसी देने से कितना दर्द होता है। आधुनिक विज्ञान और तकनीक का फांसी की सजा पर क्या विचार है। क्या देश या विदेश में मौत की सजा के विकल्प का कोई डेटा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 2 मई को सुनवाई करेगा। अदालत इस पर एक विशेषज्ञ समिति बना सकता है। मौत की सजा पाए दोषियों के लिए दर्द रहित मौत की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई के अध्यक्षता वाली बेंच में मामले पर अपनी दलील रखते हुए याचिकाकर्ता वकील ऋषि मल्होत्रा की ओर से कहा गया कि अक्टूबर 2017 का एक बहुत विस्तृत आदेश है। गरिमा से मृत्यु एक मौलिक अधिकार है। वकील मल्होत्रा ने कहा, मौत की सजा इस तरीके से दी जानी चाहिए जिसमें दोषी को कम से कम दर्द हो और यातना का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति फांसी के लिए जाता है तो उसके शरीर को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है जब तक कि डॉक्टर ये न कहे कि अब वो मर चुका है। उस दौरान वो किस तरह की प्रक्रिया और पीड़ा से गुजरता है, ये क्रूरता है। मौत की सजा के लिए फांसी की जगह कुछ मानवीय और दर्द रहित मौत होनी चाहिए। हैंगिंग जो है सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और हैंगिंग के अंदर अगर वो हैंगिंग किसी तरीके से गलत हो जाती है, जो भी एक निर्भर करता है किसी एक हैंगमैन के ऊपर, तो सर धड़ से अलग भी हो सकता है। और हैंगिंग का जो हमारा सिस्टम है जेलों में, जो रूल्स हैं जेलों में, वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी को हैंग भी करते हैं तो उसके बाद 30 मिनट तक वो बॉडी जो है वो हैंग करती रहती है। अब आप ये खुद ही तर्क लगा लीजिए कि अगर आप किसी की बॉडी को हैंग करके 30 मिनट तक आप वेट करते हैं कि जब तक वो आदमी पूरा ना मर जाए और जब तक डॉक्टर सर्टिफाई ना कर ले, ये अपने आप में ही सुनने में एक बहुत दर्दनाक और एक ही बहुत ही मेरे हिसाब से जघन्य तरीका है किसी को एग्जीक्यूट करने का। मौत की सजा इस तरीके से दी जानी चाहिए जिसमें कम से कम दर्द हो और यातना से बचा जा सके। दूसरे देशों में भी अब फांसी के तरीके धीरे धीरे छोड़े जा रहे हैं। वहीं कोर्ट ने भी याचिका में फांसी की बजाय गोली मारने, इंजेक्शन लगाने या करंट लगाकर मौत देने का सुझाव पर पूछा कि यहाँ सवाल मौत के दौरान होने वाली पीड़ा में कमी का नहीं, बल्कि सवाल हमारे पास अन्य विकल्प क्या है इसका है। अगर हम जानलेवा इंजेक्शन की ही बात करें तो फैसले इसको स्वीकार नहीं करते और अमेरिका में भी पाया गया कि लीथल इंजेक्शन से दी गई मौत सही नहीं है।
सीजेआई ने मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में हमें कुछ डेटा की जरूरत होगी, जो एम्स के डॉक्टरों का एक पैनल और वैज्ञानिक के द्वारा इकट्ठा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट एक विशेषज्ञ समिति पर विचार कर रहा है ताकि ये देखा जा सके कि क्या फांसी से मौत को गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए, क्या मौत की सजा देने के लिए कम दर्दनाक और अधिक मानवीय तरीका हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मई तक का समय दिया, जिसमें केंद्र सरकार इस मुद्दे से जुड़े अपने डेटा से संबंधित जानकारी कोर्ट के सामने रखेगा कि क्या देश में फांसी की सजा की बजाय कोई और तरीके से दर्द रहित मौत की सजा दी जा सकती है। वहीं केंद्र सरकार ने डाटा मांगा है जिसमें फांसी देने से कितना दर्द होता है। आधुनिक साइंस और तकनीक का फांसी की सजा पर क्या विचार है? क्या देश या विदेश में मौत की सजा के विकल्प का कोई डेटा है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मौत की सजा पाए दोषियों को फांसी की बजाय दर्द रहित मौत के अन्य विकल्प चुने जाने की मांग करते हुए गोली मारने, इंजेक्शन लगाने या करंट लगाकर मौत की सजा देने का सुझाव दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट देश भर के विभिन्न राज्यों में इंटरनेट शटडाउन को चुनौती देने वाली सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर इंडिया की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। यह मामला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। शुरुआत में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इंटरनेट शटडाउन का मुद्दा चिंता का विषय है। उन्होंने राजस्थान में एक परीक्षा आयोजित होने के कारण इंटरनेट बंद होने का उदाहरण दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जो राजस्थान में इंटरनेट शटडाउन को इस आधार पर चुनौती दे रही थी कि याचिकाकर्ता अनुच्छेद 226 के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा, पहले की याचिकाओं में भी हमने पक्षकारों को उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा था, क्योंकि उच्च न्यायालय में वे पक्षकारों के साथ बातचीत कर सकेंगे और देखेंगे कि इंटरनेट बंद करने का कारण क्या था। इसी तरह आप भी उच्च न्यायालय जा सकते हैं और उच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई करेगा। जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वकीलों से पूछा कि क्या इंटरनेट बंद करने के लिए कोई मानक प्रक्रिया या नियम है, तो उन्होंने पीठ को सूचित किया कि संचार मंत्रालय द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के मुताबिक निलंबन नियम ऐसे मामलों में लागू होते हैं। बेंच अंत में इस मामले को लिस्ट करने के लिए सहमत हो गई, क्योंकि ये एक अखिल भारतीय मुद्दा है और इसे गैर विविध दिन पर 3 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया गया है। अनुराधा भसीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सर्वोच्च कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इंटरनेट सेवाओं पर अपरिभाषित प्रतिबंध अवैध है और इंटरनेट बंद करने का आदेश जरूरत और अनुपातिकता के पैमाने पर खरा उतरना चाहिए। गैर लाइसेंसी हथियारों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने कहा है कि यह भारत है, अमेरिका नहीं, जहां हथियार रखना बुनियादी हक है। कोर्ट ने यूपी के अलावा बिहार, पंजाब, हरियाणा समेत अन्य राज्यों को भी इस मामले में पक्षकार बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना लाइसेंस वाले हथियारों के मामले में राज्यों से विवरण मांगा है और कितने केस दर्ज हुए हैं यह भी पूछा है। कोर्ट ने पूछा कि क्यों उत्तर प्रदेश में हथियारों से जुड़ी इतनी वारदातें होती हैं। ऐसे तमाम मसलों पर कोर्ट ने जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गैर लाइसेंसी हथियारों के चलन को रोकने और उससे होने वाली परेशानियों पर गंभीरता दिखाते हुए इन हथियारों को लेकर कड़ी टिप्पणी की है और यूपी के अलावा बिहार, पंजाब, हरियाणा समेत अन्य राज्यों को भी इस मामले में पक्षकार बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बिना लाइसेंस के गन रखने और इस्तेमाल करने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए ये भी कहा है कि अमेरिका की तरह भारत में हथियार रखना बुनियादी अधिकार नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि मैं केरल से हूं, लेकिन वहां ये सब अनसुना अनदेखा है। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि ये हिंसक हथियार रखना सामंती सोच का परिचायक है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना लाइसेंस वाले हथियारों के मामले में राज्यों से विवरण मांगा है। बेंच ने जमानत पर सुनवाई की, लेकिन उसे वृहद आयाम देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को 4 हफ्ते में हलफनामे के जरिए ये बताने के लिए कहा कि अगर गैर लाइसेंसी हथियारों की जब्ती के सिलसिले में आर्म्स एक्ट या अन्य समुचित कानून के तहत कब कितने मुकदमे दर्ज किए गए, साथ ही गैर लाइसेंसी हथियारों की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में हथियारों से जुड़ी इतनी वारदात होती है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में वरिष्ठ वकील एस नागमुथु को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अगली सुनवाई सोमवार को होगी। दरअसल पिछली सुनवाई में मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूपी में गैर लाइसेंसी हथियारों का चलन परेशान करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी बागपत में 2017 में हुई हत्या के मामले के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल कर जमानत पर रिहाई की गुहार लगाई थी। आरोपी की ओर से दलील दी गई कि वो पिछले 5 साल से जेल में बंद है और ट्रायल धीमी रफ्तार से ही चल रहा है। 1959 के बाद शस्त्र अधिनियम भारत की स्वतंत्रता के बाद पारित किया गया था। 1959 के अधिनियम के मुताबिक कोई भी बिना लाइसेंस के गन नहीं रख सकता था। शस्त्र अधिनियम के मुताबिक 21 वर्ष और उससे ज्यादा की आयु के भारतीय नागरिकों को ही गन रखने की इजाजत दी गई थी। दिसंबर 2019 में अधिनियम में संशोधन किया गया और गन रखने की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। वहीं सिसोदिया की तरफ से कहा गया कि कुछ भी सीधे तौर पर सिसोदिया की संलिप्तता की ओर इशारा नहीं करते। सिसोदिया ने ईडी की हिरासत में इस वक्त सिसोदिया हैं। मामले की सुनवाई 25 मार्च को होगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पर दिल्ली की नई आबकारी नीति से जुड़े ईडी के मामले में सिसोदिया की जमानत की मांग करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल अर्जी पर सुनवाई हुई। सिसोदिया की तरफ से वकील दयान कृष्ण ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा वो कानून के दायरे में काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा सिसोदिया का मोबाइल फोन सीज हो चुका है, अन्य फोन सेट को लेकर हम जवाब दे चुके हैं। वहीं सीबीआई ने जो डिवाइस मिले हैं उसमें सीधे तौर पर सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला है। हमारी अपील है कि अब जमानत पर रिहाई का आदेश दिया जाए। वैसे भी आबकारी मामले में सीबीआई के मामले में सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। सिसोदिया की ओर से वकील दयान कृष्ण ने चिदम्बरम मामले का हवाला देते हुए ट्रिपल टेस्ट की बात भी कही। उन्होंने कहा कि अब गवाहों को प्रभावित करने की दलील भी निष्प्रभावी है। इसके अलावा उन्होंने हमेशा जांच एजेंसी का सहयोग भी किया है। हालांकि जब भी जांच एजेंसी के समन पर नहीं पहुंच सका उसके लिए मैंने एजेंसी को उचित कारण भी बताए। उन्होंने कहा इस मामले में सीबीआई ने जांच की लेकिन गिरफ्तारी कब की है ये भी एक विषय सोचने वाला है। वो अकेले ही आरोपी हैं जो सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। दूसरी तरफ सिसोदिया की पत्नी मल्टीपल डिसीज से जूझ रही हैं। उनका मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में जमा किया जा चुका है। उनकी देखभाल करने के लिए और कोई नहीं है। इस आधार पर भी सिसोदिया को जमानत दी जानी चाहिए। रिमांड अर्जी में सीबीआई लगातार एक ही बात और आधार बताती रही, अब उनको न्यायिक हिरासत में रखना उचित नहीं है। उन्होंने रुनु घोष बनाम सीबीआई केस का हवाला भी दिया गया। सीबीआई ने कहा इस मामले में एक्सपर्ट कमेटी में काम करने वाले राहुल सिंह ने 3 बड़े कानूनविद के द्वारा दिए गए सुझाव को आबकारी नीति के मामले में शामिल किया था, लेकिन वो फाइल गायब कर दी गई। सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए कहा भले ही सिसोदिया का देश छोड़कर भागने का खतरा न हो, लेकिन जमानत के बाद गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। वकील कृष्णन ने कहा जब सिसोदिया मंत्री पद पर थे तब सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया, अब तो वो पद पर भी नहीं तो उन्हें हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है। सिसोदिया की ओर से जवाबी दलील देते हुए वकील दयान कृष्ण ने कहा कि कोर्ट और जांच एजेंसियां किसी भी सरकार की बनाई गई हुई नीतियों की जांच या समीक्षा नहीं कर सकती। राउज एवेन्यू कोर्ट 25 मार्च को सुबह 10:30 बजे अब मामले की सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन न्यूज। पीएफआई पर भारत में लगे बैन की समीक्षा के लिए बने दिल्ली हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला दिया है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में गठित यूएपीए ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार के पीएफआई के बैन के फैसले को सही ठहराते हुए केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए बैन के फैसले को बरकरार रखा। दरअसल गृह मंत्रालय ने पिछले साल 28 सितंबर को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत पीएफआई और उसके 8 सहयोगियों को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। पीएफआई और उसके 8 सहयोगियों को 28 सितंबर को 5 साल के लिए बैन करने के बाद कानून मंत्रालय की तरफ से 3 अक्टूबर को एक अध्यादेश जारी कर जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में यूएपीए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। चूंकि यूएपीए की धारा 4 के मुताबिक सरकार अगर किसी संगठन को प्रतिबंधित करती है
तो उस फैसले पर समीक्षा के लिए उसे 30 दिनों के अंदर ट्रिब्यूनल गठित करने की अधिसूचना जारी करनी होती है। अधिसूचना के आधार पर गठित किए गए ट्रिब्यूनल में प्रतिबंधित किए गए संगठन के वकील संगठन के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ अपना पक्ष रख सकेंगे। इसके आधार पर ही पीएफआई और अन्य पर प्रतिबंध के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था, जिसने केंद्र सरकार के प्रतिबंध के फैसले को बरकरार रखा। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कथित चंदन तस्कर के निवारण निरोध आदेश या प्रिवेंशन डिटेंशन को रद्द कर दिया। वो न्यायिक हिरासत में था। कोर्ट ने कहा कि निरोध आदेश में ट्रिपल टेस्ट के मुताबिक आवश्यक निरोध प्राधिकरण की संतुष्टि को दर्ज नहीं किया गया था। खंडपीठ ने दोहराया कि न्यायिक हिरासत में एक व्यक्ति के खिलाफ निवारक निरोध का आदेश वैध रूप से पारित किया जा सकता है जब एक प्राधिकरण के पास पेश की गई सामग्री के आधार पर भरोसा करने का कारण है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा होने की वास्तविक संभावना है, और 2 कि इस तरह रिहा होने पर पूरी संभावना में वो प्रतिकूल गतिविधि में लिप्त होगा, और 3 अगर अभियुक्त को ऐसा करने से रोकने के लिए उसे हिरासत में लेना जरूरी समझा जाता है। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि हिरासत आदेश तब पारित किया गया था जब आरोपी न्यायिक हिरासत में था। यह प्रस्तुत किया गया था कि जब कोई व्यक्ति न्यायिक हिरासत में होता है तो प्राधिकरण को हिरासत का आदेश पारित करने से पहले अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के जमानत पर रिहा होने की संभावना है और वो एक और अपराध या कई अपराध करेगा जो कि सार्वजनिक भलाई, सार्वजनिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया कि दंडात्मक कानून कथित अपराध से निपटने के लिए पर्याप्त है और इसके तहत हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है। प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि हिरासत में रखे गए व्यक्ति पर वन अधिनियम के तहत गंभीर अपराध का आरोप लगाया गया और वो लाल चंदन का तस्कर है, और इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं पर स्पष्ट रूप से विचार किया गया है कि याचिकाकर्ता को निवारक हिरासत में रखा जाना जरूरी है। अदालत ने कहा कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण ने उपलब्ध सामग्री के आधार पर आरोपी के जमानत पर रिहा होने और इसी तरह के अपराध करने की संभावना पर चर्चा नहीं की जो बड़े पैमाने पर राज्य के लिए हानिकारक होगा। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि मीडिया और सरकारी एजेंसी को बिना किसी वजह के नागरिकों के निजी जीवन में ताक-झांक करने का अधिकार नहीं है। यह टिप्पणी केरल हाईकोर्ट ने एक न्यूज चैनल के 2 मीडिया कर्मियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए की। जस्टिस वीजी अरुण की सिंगल बेंच ने कहा कि कुछ मामलों में मीडिया अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। बेंच ने आगे कहा कि कुछ मीडिया चैनल्स को न्यूज से ज्यादा अनैतिक चीजें पब्लिश करने की आदत बन गई है। हो सकता है समाज का एक तबका ऐसी सनसनीखेज और गंदी खबरें देखता हो। ऐसी न्यूज को रोकने की कोई व्यवस्था ना होने पर खुद न्यूज चैनलों को अपने भीतर झांकना चाहिए। कुछ मीडिया चैनलों की इन हरकतों की वजह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर से लोगों का विश्वास कम हो रहा है। अदालत एक ऑनलाइन चैनल के 2 मीडिया कर्मियों की अपील पर सुनवाई कर रही थी जिन पर शिकायतकर्ता के खिलाफ अपमानजनक न्यूज पोस्ट करने का आरोप है। दरअसल चैनल पर एक महिला को अपमानित करती न्यूज चलाने को लेकर इसके मालिक और एक कर्मचारी पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं, आईटी एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। महिला खुद भी मीडिया चैनल में काम करती थी। अपीलकर्ता ने अग्रिम जमानत पाने के लिए स्पेशल कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद हाई कोर्ट में अपील की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी को 9 साल पुराने मारपीट के मामले में इस साल जनवरी में इलाहाबाद की एक विधायक अदालत द्वारा सुनाई गई 1 साल की जेल की सजा सस्पेंड कर दी। अदालत ने संबंधित अदालत की संतुष्टि के मुताबिक जुर्माना जमा करने और इतनी ही राशि में 2 जमानतदार पेश करने के साथ एक व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करने पर गुप्ता को रिहाई के निर्देश जारी किए। जस्टिस राजीव गुप्ता की खंडपीठ ने मारपीट के मामले में अपनी दोष सिद्धि को चुनौती देने वाली नंदी द्वारा दायर आपराधिक अपील को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। सजा के निलंबन के लिए उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए पीठ ने यह टिप्पणी की, अधिकतम सजा केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए है और अपीलकर्ता पहले से ही अंतरिम जमानत पर है। अपील के अंतिम निस्तारण की सुनवाई में भारी डॉकेट के कारण में लंबा समय लगेगा। इस तरह अपीलकर्ता ने जमानत के लिए एक मामला बनाया है।
सजा के निलंबन की प्रार्थना स्वीकार की जाती है। नंदी औद्योगिक विकास, निर्यात संवर्धन, एनआरआई और निवेश प्रोत्साहन के कैबिनेट मंत्री हैं। उनके खिलाफ मामला वर्ष 2014 में इस आरोप पर दर्ज किया गया था कि उनके उकसाने पर उनके समर्थकों ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया, उन पर गोलियां चलाई और जाति आधारित भाषा का प्रयोग किया। इस साल जनवरी में निचली अदालत ने उन्हें 1 साल कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना देने की सजा सुनाई थी। हालांकि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अथवा विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद ने उन्हें अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों पर कथित रूप से अत्याचार करने के आरोपों से बरी कर दिया था। अपनी दोष सिद्धि को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें उनके वकील ने सजा के निलंबन के लिए उनके आवेदन में बहस करते हुए कहा कि वो पूरी तरह से निर्दोष हैं और उन्हें गुप्त उद्देश्यों के कारण वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। तो कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.